बादलों से ढका हुआ आसमान और नीचे जमीन पर लाइन में रखे हुए हैं कटे हुए सिर। एक खूबसूरत फूल के ऊपर खून की बूंदें टपक रही हैं। उसी बीच एक और कैदी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। एक्सिक्यूशनर अपनी बड़ी सी तलवार उठाता है। हवा चीरती हुई तलवार नीचे गिरती है, लेकिन एक ही वार में गर्दन काटना आसान नहीं होता। अक्सर कई वार करने पड़ते हैं और आज भी एक्सिक्यूशनर कई बार तलवार घुमाता है, पर तभी तलवार बीच में ही टूट जाती है। मजिस्ट्रेट हैरान, एक्सिक्यूशनर हक्का बक्का रह जाता है और सामने खड़ा गाभीमारू बिल्कुल खामोश। वो धीरे से लंबी सांस लेता है और मन में सोचता है, मैं मर क्यों नहीं रहा? अब तक उसने अनगिनत लोगों को मार दिया था। उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ज्यादा जिएगा। कुछ देर बाद गाभीमारू को वापस उसके सेल में डाल दिया जाता है। वहीं एक औरत बैठकर उसकी पूरी लाइफ स्टोरी लिख रही होती है। उसका नाम है गाभीमारू। इवागाकुरे गांव का एक खतरनाक शिनोबी। बचपन से ही उसे सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई, मारना। ट्रेनिंग इतनी क्रूर थी कि कई बच्चे वहीं मर जाते थे। जो बचते वो इंसान से ज्यादा किसी हथियार जैसे बन जाते थे। औरत हैरानी से पूछती है, तुम्हारी गर्दन से तलवार कैसे टूट गई? गाभीमारू बस हल्की सी मुस्कान देता है, ये तो आसान था, मैंने तो निंजुत्सु भी इस्तेमाल नहीं किया। वो उससे निंजुत्सु दिखाने को कहती है, पर गाभीमारू मना कर देता है। अगले दिन मजिस्ट्रेट एक और सजा का हुक्म देता है, आग में जलाने की। ये सजा बहुत दर्दनाक होती है। शरीर जलता है, मांस सिकुड़ता है और कई बार हड्डियां तक टूट जाती हैं। एक सामुराई दया दिखाते हुए उसे पहले ही भाले से मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो भाला गाभीमारू के शरीर को छूता है, भाला टूट जाता है। फिर उसे जिंदा आग में फेंक दिया जाता है। विशाल लपटें उसे पूरी तरह निगल लेती हैं, पर कुछ देर बाद आग के बीच से गाभीमारू आंखें खोलता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब वो फिर से सेल में बैठा है और औरत उससे पूछती है, तुम कहते हो कि तुम मरना चाहते हो, फिर भी तुम्हारा शरीर खुद ब खुद बचाव कर लेता है, क्यों? गाभीमारू थक कर कहता है, मैं सच में खुद को नहीं बचा रहा। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं कब का मर चुका होता। वो आगे बताता है, उसे सिर्फ इतना पता है कि बचपन में उसके माँ बाप को गांव के चीफ ने मार दिया था। क्यों? वो खुद नहीं जानता और उसे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। शिनोबी का कोई सपना नहीं होता, उनका काम बस एक है, जिन्हें कहा जाए उन्हें मार दो। फिर वो बताता है कि उसे पकड़ा कैसे गया। वो इवागाकुरे छोड़ना चाहता था, लेकिन अपने ही लोग उसे धोखा देकर पकड़वा देते हैं। चीफ चाहता ही नहीं था कि कोई गांव छोड़कर जाए। अगले दिन उसे एक और सजा दी जाती है, 2 बैलों से बांधकर चीर कर मारने की। 2 विशाल बैल लाए जाते हैं। गाभीमारू के पैरों में रस्सियां बांधी जाती हैं। सामुराई बैलों को दौड़ाने की कोशिश करता है, पर ना बैल हिलते हैं ना गाभीमारू, उल्टा बैल ही थक कर गिर जाते हैं। मजिस्ट्रेट शर्म से लाल हो जाता है। वो औरत गाभीमारू के पास आती है, तुम कहते हो कि तुम मरना चाहते हो, फिर भी तुम खुद को रोक क्यों लेते हो? कुछ देर चुप रहने के बाद गाभीमारू गुड़ता है, इवागाकुरे में मैं सबसे ताकतवर था, चीफ मुझे पसंद करता था और उसकी बेटी से मेरी शादी भी करवाई गई थी। वो लड़की थोड़ी पगली थी, पर दिल से बहुत साफ थी। वो मुझे रोज कहती, जूते बाहर उतारो, भगवान को याद करो, खाने के बाद शुक्रिया बोलो। पहले तो मुझे चिढ़ होती थी, क्योंकि शिनोबी ऐसी बातें नहीं करते, पर धीरे धीरे उसकी वजह से मैं बदलने लगा। शायद इसी वजह से मैंने गांव छोड़ना चाहा। चीफ ने इजाजत तो दी, पर एक शर्त पर, पहले आखिरी काम पूरा करो। और उसी काम के दौरान उसे धोखा देकर पकड़वा दिया गया। गाभीमारू को आखिरकार समझ आ गया था कि उसे धोखा दिया गया है। चीफ का विरोध करना ये शुरू से ही बेवकूफी थी और वहीं से उसने जिंदगी से उम्मीदें छोड़ दी। उस रात एक सामुराई उस महिला को समझाता है, तुम गाभीमारू से दूरी बनाए रखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो बताता है कि गाभीमारू सिर्फ इवागाकुरे का पुराना शिनोबी ही नहीं, बल्कि गाभीमारू द हॉलो है, एक ऐसा खौफनाक आदमी जिसकी आंखों में न खून है न आंसू। जो इसे पकड़ने आए थे तो इस अकेले ने 20 लोगों को मार दिया था। समुराई ये भी कहता है कि अफवाह है कि इवागाकुरे के शिनोबी शिनसेकाई से एलिसिर ऑफ लाइफ पीते हैं, जिससे वो अमर जैसे हो जाते हैं। पर वो औरत बस एक बात पूछती है, अगर वो सच में होलोमान है तो 20 लोगों को मारते वक्त इतनी जान क्यों लगाई? होलो आदमी तो बेपरवाह होता है। उधर गाभीमारू वही सोच रहा होता है जो उस औरत ने कहा था, तुम मरना नहीं चाहते। वो महसूस करता है कि वो सच में लड़ रहा था। जब उसकी गर्दन काटने की कोशिश हुई तो उसने खुद ही अपनी गर्दन सख्त कर दी। वो खुद हैरान है, मैं मर क्यों नहीं रहा जब मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। अगले दिन गाभीमारू को फिर एक नई सजा दी जाती है, उबलते तेल में जिंदा फेंक देने की। तेल 370 डिग्री से ऊपर जलने लगता है। इतनी गर्मी में इंसान का शरीर एक पल भी नहीं टिकता, लेकिन आज तेल उबल रहा है, पतीले फट रहे हैं और गाभीमारू उनमें से चलता हुआ बाहर निकलता है। पूरा शरीर शोले की तरह जल रहा है, पर उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। वो सोचकर डर जाता है, ये शरीर क्यों जी रहा है, मेरे अंदर बचा ही क्या है। मजिस्ट्रेट गुस्से से कांप जाता है। एक और फेल एक्सिक्यूशन। औरत अपनी किताब बंद करती है, बस हो गया, अब हम अगला हिस्सा शुरू कर सकते हैं। अगला दिन मजिस्ट्रेट गाभीमारू को जंजीरों में बांधकर एक रास्ते से लेकर जा रहा होता है। गाभीमारू पूछता है, आज कौन सी मौत है? मजिस्ट्रेट मुस्कुरा देता है, इस बार तू चुप ही रहेगा। दरवाजा खुलता है, अंदर वही महिला घुटनों पर बैठी है। गाभीमारू हैरान। मजिस्ट्रेट बताता है, यह कोई आम निरीक्षक नहीं है, ये एडो से भेजी
भेजी गई एक्सिक्यूशनर है यामादा आसामोइन सागिरी, यामादा क्लान, जिन्होंने पीढ़ियों से तलवारें परखी हैं और एक ही वार में सिर उड़ाने का हुनर रखते हैं। सागिरी गाभीमारू से कहती है, शोगुनेट ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है। गाभीमारू की आंखों के सामने अपना सिर उड़ता दिखाई देता है। पहली बार उसके चेहरे पर डर उतर आता है। ये सच में असली एक्सिक्यूशनर है। वो घबराकर जंजीरें तोड़ देता है और पीछे हटते हुए लड़खड़ा जाता है। मजिस्ट्रेट चिल्लाता है, जल्दी करो, इसे खत्म करो। एक पलक झपकते ही सागिरी उसके पीछे आ जाती है। तलवार ऊपर, तलवार नीचे। गाभीमारू किसी तरह लुढ़क कर बच जाता है। सागिरी शांत स्वर में पूछती है, अगर तुम मरना चाहते थे तो रुके क्यों नहीं? गाभीमारू अपने गले को पकड़े है जहाँ से खून रिस रहा है। कट्स हो चुके हैं, फिर भी वो भाग रहा है। वो सोचता है, मेरा शरीर मरना क्यों नहीं चाहता? सागिरी एक कदम आगे बढ़ती है। मैंने बहुत लोगों को उनकी आखिरी सांस लेते देखा है। उस पल उनकी असली सच्चाई तलवार में दिखती है। कुछ आखिरी वक्त तक बहादुरी दिखाते हैं, कुछ दया की भीख मांगते हैं और कुछ खुद से झूठ बोलते हैं कि वो मौत को स्वीकार कर चुके हैं। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा खालीपन है गाभीमारू, लेकिन तुमने एक बात पर झूठ बोला। तुम्हारी जिंदगी में एक चीज है जो तुम्हें अब भी बांधे हुए है। गाभीमारू चौंक जाता है। सागिरी कहती है, तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो। उसके शब्दों के साथ ही गाभीमारू की आंखों के सामने उसकी पत्नी की मुस्कान चमक उठती है। वो घर, वो शांति, वो पल जब वो सच में खुश था। एक झटके में गाभीमारू एक गार्ड से तलवार छीन लेता है और सागिरी की तरफ दौड़ता है और तभी दोनों की तलवारें टकरा जाती हैं। गार्ड अभी गाभीमारू की छीनी हुई तलवार पर रिएक्ट भी नहीं कर पाता कि सागिरी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम हर बार इसलिए नहीं मर पाए क्योंकि तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। गाभीमारू गुस्से में चिल्ला उठता है, चुप, तुम नहीं जानते मैं किस दुनिया में पला हूँ। मैं हॉलो हूँ, मैं इंसान नहीं, एक राक्षस हूँ। कितना भी कोशिश कर लूं, मैं कभी इंसान नहीं बन सकता। अतीत की यादों में वो बताता है कि कैसे वो पैसों के लिए लोगों को मारता था। उसकी पत्नी उसे कुछ नहीं कहती थी, पर उसकी आंखों की निराशा छुपी नहीं रहती थी और इसी वजह से गाभीमारू ने फैसला किया कि वो ये सब छोड़ देगा। दोनों साथ मिलकर एक शांत जिंदगी जिएंगे, यही उसकी पत्नी चाहती। पर जब उसने चीफ से ये बात कही तो चीफ ने उसे कमजोर समझकर फेंक दिया। गाभीमारू फिर हमला करने दौड़ता है। तभी सागिरी अचानक रुककर कहती है, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है। वो एक स्क्रोल दिखाती है जिसमें ऑफिशियल पार्डन लिखा है। इस पर दाग का मतलब है गाभीमारू पर सारे इल्जाम मिट जाएंगे और वो शोगुन की सुरक्षा में रहेगा। न मैजिस्ट्रेट न इवागाकुरे के शिनोबी उसे और उसकी पत्नी को छू भी नहीं पाएंगे। पर इसके साथ एक शर्त है, उसे दूसरी तरफ जाना होगा। गाभीमारू उलझ जाता है, दूसरी तरफ? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? सागिरी समझाती है, साउथ वेस्ट में ryukyu किंगडम के पार एक जगह है शिनसेनक्यो, जहाँ दर्द नहीं बस खूबसूरती है। फूल, तितलियां और स्वर्ग जैसी आवाजें। लोग सदियों से इसे जन्नत, दूसरी दुनिया, हेवन कहते आए हैं और कहा जाता है कि वहीं मिलता है एलेक्सर ऑफ लाइफ जो अमरता देता है। शोगुनेट ने कई सैमुराई भेजे पर वापस सिर्फ एक नाव आई जो फूलों से भरी थी, लेकिन वो फूल उन सैमुराई के शरीरों से उग रहे थे। 5 और टुकड़ियां भेजी गई, कोई नहीं लौटा। शोगुनेट डरने की जगह उत्साहित हो गया कि जगह जादुई है, एलेक्सर वहीं होगा। अब अगली एक्सपेडिशन में मौत की सजा पाए लोग भेजे जाएंगे। जो एलेक्सर लेकर आएगा उसे माफी मिल जाएगी। सागिरी गाभीमारू की ओर देखती है, मैं उम्मीदवार ढूंढने आई थी जो जीवित रहने की तीव्र इच्छा रखता हो और जिसमें हुनर हो। फिर वो धीरे से कहती है, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी आज भी इवाकुगुरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जिस दिन तुम पकड़े गए उस दिन से ही वो किसी से बात तक नहीं कर रही। सागिरी आगे कहती है, इस रहस्यमयी टापू पर जाना, दूसरे अपराधियों से लड़ना और एलेक्सर लाना, यही एक रास्ता है जिससे तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। क्या तुम ये सब जोखिम मुश्किलें उठाओगे? मैजिस्ट्रेट बीच में चीख उठता है, नहीं, मैं गाभीमारू को माफ नहीं करूंगा। सिपाहियों, हमला करो। उधर गाभीमारू की आंखों में अपनी पत्नी का चेहरा तैर उठता है, आंसू गिर पड़ते हैं। वो सागिरी से पूछता है, तुम अभी भी मेरा निंजित्सु देखना चाहती हो? अचानक गाभीमारू के पूरे शरीर से आग की लपटें उठने लगती हैं। उसकी आंखों की चमक बदल जाती है। कुछ देर बाद गाभीमारू उन सब बेहोश पड़े सिपाहियों के ऊपर बैठा होता है। सागिरी मैजिस्ट्रेट को पीछे रोकती है, जबकि गाभीमारू गिरे हुए गार्ड्स पर बैठा गहरी सांस लेकर कहता है, मैं करूंगा, मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ ढूंढ कर लाऊंगा। एक समय की बात है, एक कंडेम्ड स्टोरी टेलर ने आखिरी इच्छा जताई थी कि उसकी फांसी उसी वक्त दी जाए जब वो अपनी कहानी सुना रहा हो। सागिरी के पिता यामाडा आसिमोंग किचिजी ने उसकी इच्छा पूरी की। एक ही बार में स्टोरी टेलर का सिर अलग हो गया, लेकिन उसकी जुबान कहानी सुनाती रही, मानो उसे पता ही ना हो कि वो मर चुका है। ये था एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन, बिना दर्द, बिना डर, बिना किसी भावना के। यही दृश्य देखकर छोटी सागिरी ने फैसला किया कि वो भी अपने पिता जैसी बनेगी, एक ऐसी एग्जीक्यूशनर जिसकी तलवार कभी न कांपे। लंबे अभ्यास के बाद उसने अपना पहला एग्जीक्यूशन किया। सिर एक ही बार में गिर गया, लेकिन उसी रात उसे मरे हुए लोगों की परछाइयां दिखाई देने लगी। उसके सीनियर ने समझाया, तुम्हारी तलवार में डर है और जब तलवार डर महसूस करती है तो मौत दर्द देती है। अगली बार सागिरी ने तलवार की धार देखी और उसमें फिर वही मृत चेहरे उभर आए। उसे एहसास हुआ कि उसके
दुश्मन का डर उसकी तलवार को भारी बना रहा है और ये भारीपन दूसरों को पड़ी सजा में बदल जाता है। समय बीतता है। अब शोगुनेट के सामने सैकड़ों कंडेम्ड क्रिमिनल्स खड़े हैं। उनके सामने है तोकुगावा नारायोशी, शोगुनेट का शासक। सामुराई मिशन समझाते हैं, शिनसेनक्यो जाओ और एलिक्सिर ऑफ लाइफ लेकर वापस आओ। जो इसे लेकर आएगा उसे पूर्ण माफी मिल जाएगी। ये सुनते ही सभी अपराधियों की आंखों में चमक उभर आती है। किसी सीरियन किलर के चेहरों पर तो खुलकर खुशी छा जाती है, जैसे उसे फिर से आजाद होकर लोगों का कत्ल करने का मौका मिल गया हो। सगिरी सोचती है, क्या ऐसे लोगों को मारते हुए वो बिना डर बिना झिझक एक साफ वार कर पाएगी? उधर गाबीमारू भीड़ के बीच बिल्कुल बेपरवाह बैठा है, इतना कि एक झंभाई तक ले लेता है। पास खड़ी एक महिला कुनोची उसे पहचान कर कहती है कि अफवाहों के मुताबिक वो बहुत खतरनाक होना चाहिए था, लेकिन असल में तो वो एक थका हुआ टूटा सा इंसान लगता है। सगिरी भी यही सोच रही थी, क्या वो बाकी अपराधियों जैसा है या उनसे भी ज्यादा भयानक? वो तलवार में झांकती है और उसे फिर वही मृत चेहरे दिखते हैं। उसका हाथ कांप उठता है। सामुराई अब एक सफेद चादर से ढका हुआ वस्तु लाते हैं। जैसे ही चादर हटती है, अंदर एक इंसान दिखाई देता है जिसके पूरे शरीर से फूल, लताएं और टहनियां उग रही थीं। सामुराई बताते हैं, ये हाल की एक्सपेडिशन का एकमात्र वापस लौटा हुआ सोल्जर है। बाकी 60 लोग अब तक लापता है। जब ये लौटा, इसके शरीर पर सिर्फ छोटे छोटे उभार थे और अगले दिन ये फूलों में बदलने लगा। ये सुनकर क्रिमिनल्स घबरा जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि उन्हें ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया, लेकिन सामुराई इसे स्वर्ग का वरदान कहकर चुप कराना चाहते हैं। भीड़ में खड़ा एक छोटा क्रिमिनल कांपते हुए पूछता है, अगर ये सच में स्वर्ग है तो लोग वापस इंसान बन के क्यों नहीं लौटते? अगर एलेक्सिर सच में वही है तो फिर इतना कम सबूत क्यों है? हेड सामुराई शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो एक्सपेडिशन से बाहर निकल सकते हो, भाग लेना जरूरी नहीं है। एक टैटू वाला क्रिमिनल तुरंत बोल उठा, मैं बाहर हूँ। वो मुड़कर चलने ही वाला था कि एक आसिमोन एग्जीक्यूशनर ने झटके में उसका सिर उड़ा दिया। हेड सामुराई शांत स्वर में बोला, आइलैंड पर पहुंचने के बाद हर क्रिमिनल के साथ एक मॉनिटर होगा, एक यामाडा आसिमोन। अगर तुमने गड़बड़ की वहीं मार दिए जाओगे और अगर तुम्हारा मॉनिटर किसी भी वजह से मारा गया तो भी तुम्हारा सिर वही कलम कर दिया जाएगा। मॉनिटर के बिना कोई वापस जहाज पर कदम नहीं रख सकता। गाबीमारू ने सगिरी से पूछा, ये सब सच है? सगिरी ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। गाबीमारू चुपचाप स्वीकार कर लेता है, जो सगिरी को सोचने पर मजबूर करता है कि वो बहादुर है या बेवकूफ। शोगुन झुककर कुछ शब्द हेड सामुराई के कान में फुसफुसाता है और सामुराई तुरंत आदेश में बदल देता है, आइलैंड पर सभी को नहीं ले जाया जा सकता। जहाज की क्षमता और उपलब्ध आसिमोन सीमित हैं, इसलिए यहाँ अभी तुम्हारा नंबर कम किया जाएगा। क्रिमिनल समझ नहीं पाते, पर तभी एक स्कार्ड यंग क्रिमिनल जो किसी की गर्दन दबाकर मार रहा था, हंसते हुए बोला, समझ में नहीं आता, सामुराई चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार दें। वो पास पड़े पत्थर से दूसरे क्रिमिनल का सिर फोड़ देता है। जल्दी करो वरना तुम मारे जाओगे। हेड सामुराई उसकी बात से सहमत होता है। जो यहाँ मर जाएगा वो आइलैंड पर भी वैसे भी बेकार ही होता, लेकिन चेतावनी देता है, अपने बांधे हुए हाथ मत खोलना। और फिर शुरू हुआ एक पागलपन भरी लड़ाई। क्रिमिनल्स एक दूसरे की गर्दनें तोड़ रहे थे, घुटनों से कुचल रहे थे, पत्थरों से सिर फोड़ रहे थे। एक अराजक खून से भरा मैदान। सगिरी शांति से ये सब देख रही थी, जबकि गाबीमारू बीच में खड़ा एकदम चुपचाप, मानो ये सब मजाक हो। शोगुन इस खूनी दृश्य को देखकर बच्चों की तरह उत्साहित था। आजकल मौत की लड़ाइयां देखने को कहां मिलती हैं। हेड सामुराई मन ही मन घृणा से भर गया। हाथ बंधे हैं, ये कोई लड़ाई नहीं, बस एक भीड़ की जान बचाने की कोशिश है। शोगुन पूछता है, रेड सील वाले क्रिमिनल कौन है? यानी वे जिनके कौशल इतने ऊंचे हैं कि लगभग अलौकिक लगे। सामुराई उन्हें दिखाते हैं। पहला, ब्लॉन्ड हेड स्कार्ड यूथ, जिसने लड़ाई शुरू की थी। कम उम्र में ही वो पहाड़ों में बैंडेड गांव का नेता बन गया था। दूसरी, वही कुनूची जिसने पहले गाबीमारू को पहचाना था। शागुआ कैसल के आक्रमण में उसने अकेले ही पूरे किले के रिटेनर्स को समाप्त कर दिया था। तीसरा, एक लंबी जुल्फों वाला मास्टर सोर्ड्समैन, द ब्लेड ड्रैगन। चौथा, एक विशालकाय आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भालुओं को सिर से पकड़कर खा जाता है। तलवारें और भाले तो उस पर असर नहीं करते। और फिर सबसे आखिरी नाम, गाबीमारू द हॉलो, एक जिंदा किंवदंती। लेकिन हैरानी की बात, जब सामुराई उसकी ओर इशारा करता है, गाबीमारू तो बस लड़ाई के बीच में चुपचाप खड़ा है, हिला तक नहीं। सगिरी के सीनियर एजेन उससे पूछते हैं, डर लग रहा है? वो आगे कहता है, आइलैंड पर इससे भी बदतर होगा। केवल क्रिमिनल्स नहीं, तुम खुद भी मौत का सामना करोगी। क्या तुम वार कर पाओगी? वो फिर कहता है, तुम इस काम के लायक नहीं हो सगिरी। एक वॉरियर की बेटी को अपने महल में शांत जीवन बिताना चाहिए, एग्जीक्यूशनर बनने के लिए नहीं। सगिरी की आंखों में चोट साफ दिखती है, लेकिन वो चुप रहती है। एक गहरी सांस लेकर वो धीमे से जवाब देती है, अगर मेरे बस में होता तो मैं ये रास्ता चुनती ही नहीं। लेकिन बचपन से ही वो सच जानती थी, यामाडा क्लैन में पैदा होने का मतलब है लोगों की मौत के सहारे जीना, लाशों पर तलवारें जांचना,
अपराधियों के सिर काटना और शवों से दवाइयां बनाना, यही उनकी किस्मत है। बचपन में बच्चे उसका पीछा करते हुए उस पर पत्थर फेंकते और चिल्लाते। नेक चॉपर अस्सा की बेटी, वो चाहकर भी इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, क्योंकि सच हमेशा उसकी तलवार में झलकता है। प्रेजेंट में इनक्लोजर के भीतर कुछ क्रिमिनल भागने की योजना बनाते हैं। वे सगीरी को देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो एक औरत है, उसे गिराकर उसकी तलवार छीन लेंगे। इजेन आगे बढ़ता है उन्हें मारने, लेकिन सगीरी उसे रोक देती है। इस बार वो खुद आगे बढ़ती है। उसे अपने बचपन की याद आती है। वो एग्जीक्यूशनर के भाग्य से भाग नहीं सकती, लेकिन उसे चुपचाप स्वीकार भी नहीं करेगी। वो अपनी किस्मत खुद चुनना चाहती है। सगीरी तलवार तैयार करती है। डर फिर से उसकी गर्दन पर चढ़ने लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ती है और क्रिमिनल्स के सिर काट देती है। वो समझ नहीं पाती कि डर बार बार क्यों लौट आता है, पर तभी उसे गाबीमारू की आवाज सुनाई देती है। लोगों को मारना कभी ठीक नहीं होता। गाबीमारू अब शोगुन से बोल रहा था। ये चुनने का तरीका सही नहीं है। ये लोग क्रिमिनल हैं, पर सबने अपनी मर्जी से नहीं मारा। शोगुन के गार्ड्स गाबीमारू पर भड़क जाते हैं कि वो इतने सीधे शब्दों में शोगुन से बोल रहा है, लेकिन गाबीमारू वही दोहराता है, जब जबरदस्ती ना हो, किसी को मारना बिल्कुल स्वाभाविक है रोकना। हेड सामुराई आदेश देता है, जो क्रिमिनल गाबीमारू को मार देगा उसे सीधे एक्सपेडिशन में शामिल कर लिया जाएगा। एक क्रिमिनल ये सुनते ही खुशी से एक बड़ा पत्थर उठाता है। गाबीमारू उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिमिनल चिल्लाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा रहने के लिए किसी को भी मार दूंगा। वो पत्थर गाबीमारू की ओर फेंकता है। गाबीमारू आसानी से बच निकलता है। अब रास्ता ना बचने पर गाबीमारू खक्कर धीरे से कहता है, ठीक है, लड़ना ही पड़ेगा। क्रिमिनल हैरान, तुम तो मारना नहीं चाहते थे। गाबीमारू जवाब देता है, मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरने की गुंजाइश मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। बस इतना सोचते ही वो एक तेज वार में अपने नंगे हाथों से क्रिमिनल का गला फाड़ देता है। इसके बाद वो दूसरे कॉन्विक्ट्स पर टूट पड़ता है। किसी को लात से, किसी की गर्दन दांतों से तोड़ देता है। एक पूरा समूह उस पर टूट पड़ता है, पर गाबीमारू हवा में उछलकर उन्हें भी खत्म कर देता है। लड़ते लड़ते वे समुद्र तट तक पहुंचते हैं, जहां गाबीमारू आखिरी हमलावर के सीने में हाथ डालकर मार गिराता है। शोगुन और सामुराई दंग रह जाते हैं। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके सामने खड़ा ये आदमी असल में वही है, गाबीमारू द हॉलो। इधर सगीरी को गाबीमारू की बात याद आती है कि कैसे किसी को मारना उस पर बोझ बन जाता है। यही तो उसकी भी सच्चाई है। हर सिर जो वो काटती है, उसका भार उसकी तलवार पर, उसके दिल पर जमा होता जाता है। वो समझती है मुद्दा ये नहीं कि वो किलिंग से डरती है, बल्कि ये कि वो हर मौत का बोझ उठा पाती है या नहीं। एक आंसू उसके गाल पर लुढ़कता है, जिसे देखकर एजिन पूछता है, सब ठीक है क्या? गाबीमारू को मारना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बोझ है? पर सगीरी अपनी आंखें पोंछकर कहती है, मैं उसे मार दूंगी। हेड सामुराई घोषणा करता है, जो बचे हैं वही एक्सपेडिशन पर जाएंगे। उनके नाम पढ़े जाते हैं, बैंडिट किंग टामिया, ब्लेड ड्रैगन, ट्विस्टेड कानो, नुरुगाई हंटर ऑफ 100, हारुबो द किलिंग प्रेयर, गाबीमारू द हॉलो, द रनअवे शिनोबी, पका जिंगी द कैनिबल कोर्टिजान, कुनोइची युजुरिहा ऑफ केशु, मोरल माचिया द अपोस्टेट, रोकुरो द जाइंट ऑफ बाइसन। हरे को साथ मिलेगा एक यामादा एसिमोन एग्जीक्यूशनर का। अब गाबीमारू और सगीरी घने जंगल में आगे बढ़ते हैं। सामने फैली हुई रंग बिरंगे फूलों और हरी भरी पेड़ों के दुनिया को देखकर सगीरी कहती है कि इतनी खूबसूरत जगह देखकर सच में लगता है कि एलेक्सर ऑफ लाइफ यही मिल सकता है। लेकिन गाबीमारू का चेहरा गंभीर हो जाता है। वो धीमे से कहता है, ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। यहाँ पेड़ों और पौधों की प्रजातियों में कोई तर्क नहीं है। सब कुछ गलत लगता है। उसे वो दृश्य याद आता है जिसमें सामुराई के शरीर से फूल उगाए थे। गाबीमारू अपने बंधे हुए हाथों की रस्सी तोड़ देता है, लेकिन तुरंत ही सगीरी उसे रोक देती है। तुम्हें हाथ खोलने की अनुमति नहीं है, ये शोगन का आदेश है। गाबीमारू भड़क उठता है। हाथ बांधकर एलेक्सर ढूंढने की उम्मीद करना ही बेकार है। हमें सिर्फ 3 दिन का खाना पानी दिया गया है और सुराग के नाम पर बस एक खरोंचा हुआ चित्र। ये एक्सपेडिशन असली लगती ही नहीं। सगीरी उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है। मैं तुम्हारी साथी नहीं हूँ गाबीमारू, मैं तुम्हारी एग्जीक्यूशनर हूँ। तुमने नियम तोड़े तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। गाबीमारू लंबी सांस लेकर हार मान देता है और हाथ फिर से बंधवाता है। उसी पल एक भारी लोहे का गोला उड़कर गाबीमारू के सीने पर आकर लगता है, जो उसे दूर फेंक देता है। गोला एक चेन से बंधा हुआ है और वह वापस जाने लगता है ट्विस्टेड कैन के हाथों में। सगीरी चौंक जाती है, क्योंकि कैन के साथ खड़ा एसिमन एग्जीक्यूशनर उसे रोक ही नहीं रहा। कैन मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार गाबीमारू द हॉलो से मिलने का मौका मिला। अब मैं अपने हथियारों को तुम्हारे खून से रंगूंगा। वो अपने विशाल मेज को उठाता है। गाबीमारू शांत रहता है और कहता है कि यहाँ लड़ाई करने से दूसरे उन्हें पीछे छोड़ देंगे। कैन हंसता है, यही तो मजा है। पहले बाकी सब मरेंगे, फिर मैं आराम से एलेक्सर बन लूंगा और तुम मेरे पहले शिकार हो। दूर खड़ा कीशो कहता है कि ये दोनों चाहे तो लड़ सकते हैं, उन्हें रोकना उसका काम नहीं। सगीरी भी हामी भर देती है। गाबीमारू गहरी सांस लेता है। लगता है इसको मारना ही पड़ेगा। कैन उस पर टूट पड़ता है। उसके हथियार गाबीमारू के शरीर पर टूट टूट कर बिखर जाते हैं। गाबीमारू बिना हिले डुले खड़ा रहता है, जैसे उसके शरीर पर कोई असर ही नहीं हुआ। सगीरी आदेश देती है, पहले अपने हाथ बांधो। गाबीमारू मजबूरी में लड़ते लड़ते अपने हाथ फिर से बांध लेता है। कैन हैरान होने के बजाय और उत्साहित हो जाता है। बहुत बढ़िया, अब मैं अपने बाकी हथियार भी आजमा सकता हूँ। गाबीमारू हमला शुरू करता है। कैन को उसी भाले से हवा में उछाल देता है जो कैन ने उसे
मारने के लिए इस्तेमाल किया था। हथियारों की बारिश जमीन पर गिरती है। गाबीमारू एक स्पीयर को हवा में उछालकर कैन के शरीर में घोंप देता है। कैन जमीन पर गिर जाता है। सगिरी दंग रह जाती है। उसने एक ही वार में कैन को गिरा दिया, लेकिन कैन धीरे धीरे उठता है। उसका शरीर दिखाता है कि उसका कवच उसकी त्वचा में ही सिला हुआ है। कुछ देर बाद कैन जमीन पर मरा पड़ा है। उसका पूरा शरीर हथियारों से छलनी है। गाबीमारू अपने अब भी बंधे हुए हाथ सगिरी को दिखाता है। चलते हैं, हमें एलेक्सा ढूंढना है। किशो आगे बढ़ता है, तलवार निकालता है और कैन का सिर काट देता है। वो सिर उठाकर गाबीमारू से कहता है, हम दुश्मन भी नहीं और साथी भी नहीं। अगर अपराधी भागने की कोशिश करे तभी लड़ाई होगी। गाबीमारू और सगिरी चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं।